गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। रहमत की बारिश को हम कैसे जहमत बना देते हैं, आज इससे हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर मानसून इस वक्त ज़ाहिर इस खत्ते में है और हर साल मानसून और बिलखुसूस पिछले चंद सालों से जिस तरीके से मानसून के बाद हम हालात देखते हैं, वो चाहे फिर 2022 का सैलाब हो या 2025 का सैलाब, और अभी 2026 में जो हालात हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह कल मैंने कागान का जो ब्रिज है, बिकॉज जब भी आप कागान जा रहे होते हैं वो ब्रिज बड़ा आपको याद रह जाता है कि बड़ा तंग सा ब्रिज है, जो दरिया गुजर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़तरा और बहुत ज़्यादा तबाही उस तरफ महसूस की जा रही है। कई कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम इंडस वाटर की बात करें, टुवर्ड्स द पंजाब साइड, लोअर साइड की बात करें, वहाँ पर भी बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। इसी तरह रात को नौशहरा में भी हमने यही सिचुएशन देखी और बहुत से और इलाकों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि देखें ये वो सिचुएशन जिसमें सबसे पहले आपने ज़रा रेस्क्यू करना है, बिकॉज येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट कि बहुत से स्टेप्स जो पहले लिए जाने चाहिए, तो ज़रा इस वक्त हम रेस्क्यू की बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्टेप्स जो हमने लेने हैं ताकि नुकसान कम हो। एग्जैक्टली जिन इलाकों में इतला कर दी जाती है, अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि ये इलाका आप खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर ख़तरा महसूस किया जा रहा है, ये बात हमारे लिए करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों के लिए सुनना है, जो इन इलाकों से जिन लोगों का ताल्लुक़ है। अपने घर बार छोड़ कर जाना एक बहुत मुश्किल तरीन एक डिसीजन होता है, लेकिन जब अथॉरिटीज़ इस तरह के अलर्ट जारी कर देती हैं, उसका मतलब यही होता है कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है और आपकी जान को बचाना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि अपनी जान की हिफाजत करनी है, तो वहाँ से दूसरी जगह पर सेफ़ जगह पर जाना उस वक्त आपकी ज़िम्मेदारी हो जाता है। एट द सेम टाइम जितनी प्रिकॉशंस कही जा रही हैं, उन सारी प्रिकॉशंस को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ ट्रैवल ना करें इन एरियाज़ में जब आपको लग रहा है कि बरसात का मौसम है। और बार बार एनडीएमए की तरफ से हम देख रहे होते हैं कि अलर्ट्स आ रहे होते हैं, हमारे फ़ोन पे मौसम के हवाले से कहा जा रहा होता है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, इनफैक्ट तो लोग विजुअल्स भी शेयर कर रहे हैं इन तमाम इलाकों के रास्तों की। तो प्लीज़ ट्रैवल ना करें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, मौसम बेहतर हो जाए फिर ख़ुद जाएँ, अपनी फैमिली को लेकर जाएँ बेशक, लेकिन प्लीज़ रिस्क ना लें कि कुछ नहीं होता, देख लेंगे, ये रास्ता बंद है तो वो शॉर्टकट हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये भी देखा है कि रास्ते अगर बंद भी कर दिए जाते हैं तो दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो ये ना करें, खुदारा अपनी जान की हिफाजत करें। एब्सोल्युटली। कल मैंने एक ट्रैवलर की पोस्ट देखी सबीन, वो कागान की तरफ ट्रैवल उन्होंने किया था, उन्होंने पूरा शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझसे भी यही गलती हुई, जिस तरह सबीन आपने बात की ना कि बहुत से लोग जो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, अलर्ट ही है ना, हम एक और रास्ते से चले जाएंगे। सो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही सोचा, वो चले गए और लुलु शहर से वापसी का जो उनका सफ़र था, वो कहते हैं कि वो ऐसा ख़तरनाक सफ़र उनके लिए हो गया कि उन्होंने देखा कि आनन फानन वो तूफ़ानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल का पैदा हो जाना, लैंड स्लाइडिंग का हो जाना, रास्तों का बंद हो जाना, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी वहाँ पर फंस गए और बहुत से और लोग वहाँ पर फंस गए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है ये तो हम बात ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो लोग वहाँ पर रहते हैं, सभी ने बड़ा अच्छा कहा, ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना, लेकिन आप यकीन जानिए आपकी जान सबसे ऊपर है, सबसे कीमती है। और जब इदारे अलर्ट्स जारी कर रहे होते हैं तो ज़रा उनको बेहतर तौर पर पता होता है कि कहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है। सो दरिया के रास्तों से, नदी नालों के रास्तों से हट जाना, सेफ स्पेस में चले जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ जब भी इदारों की तरफ से ऐसा कोई अलर्ट जारी किया जाता है, उसको ध्यान से सुना करें और उस पर अमल किया करें। और ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से बात हमने इसलिए की चूँकि छुट्टियाँ हैं, एक ट्रेंड है, ज़रा इसमें जा रहे होते हैं लोग नॉर्थ की तरफ, और ज़्यादा रश बढ़ जाता है, प्लस वहाँ पे आप फंस जाते हैं और रेस्क्यू के काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ मानसून को देखते हुए, हालात को देखते हुए अपने ट्रैवल को प्लान करें। अपनी जान की हिफाजत आपने खुद करनी है, हम पे फ़र्ज़ है कि अपनी जान की हम हिफाजत कर सकें और करें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ कहीं पर भी जाते हुए ख्याल रखें और इस वक्त जो सिचुएशन है सो इदारों के साथ ताउन करें और मिलकर आपने जो मैनेज करना है ना इस वेदर सिस्टम के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अल्लाह पाकिस्तान में जो बारिश इस वक्त हो रही है वो रहमत की बारिश करे, यही हमारी दुआ भी। लेकिन एट द सेम टाइम हम सब कुछ कह देते हैं ना कि जी कुदरत पे, नेचर पे जो हमारी अपनी कमी है, कोताही है, गलती है, उसको सुधारना भी है, उसको रियलाइज़ भी करना है। हर दफ़ा ये कह देना कि नहीं
ये तो इदारे का काम था, ये तो हुकूमत का काम था, ये तो फ़लाँ डिपार्टमेंट का काम था, वो मायने नहीं रखता। जो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी थी उस पर अमल करना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम पे भी ज़िम्मेदारी है कि इंक्रोचमेंट्स ना करें, रास्ते बंद ना करें, अगर अलर्ट है तो उस पर अमल कर रहे हो। तो हमने सोचा कि आज हम सबसे पहले प्रोग्राम में इसकी बात करें, क्योंकि अभी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता और डेवलप हो रही है और हम आपके साथ वो ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और साथ साथ जिक्र करते चलें कि आज जासूसी की दुनिया के मारूफ अदीब जो हैं, मशहूर ज़माना, बहुत सारे लोग उनसे वैसे हमारे बचपन की एक अहम याद कह सकते हैं सवीन, चूँकि मैंने बहुत पढ़ा है इमरान सीरीज़ को, मज़हर कलीम साहब 84वीं आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। आई रिमेंबर के एक शॉप थी वहाँ पे सवीन, और वहाँ पे जाना मैंने, और आई थिंक इट वाज जस्ट ₹1 पर डे। वो बुक ले लेनी, नॉवल ले लेना, आके पढ़ना, पूरी रात में ख़त्म करना, ये हमारा होता था कि टारगेट होता था कि आपने करना है। और ऑब्वियसली वाकई बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता हैं। 600 से ज़ायद नावल जो हैं वो उन्होंने तहरीर किए हैं। रेडियो मुल्तान के मशहूर सराइकी रेडियो जो टॉक शो था जमहूरी आवाज़, उसके वो एंकर पर्सन भी रहे हैं, और इसके अलावा मुल्तान बार कौंसिल के नायब सदर भी मुंतखब हुए थे। और इसके अलावा बहुत सारे काम जो है हमने ओवरऑल उनके ज़रूर देखे, तो आज हम सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं, बिकॉज़ ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा बचपन जो है वो आज भी यादगार रहा है। बिल्कुल ऐसे ही 2018 में उनकी डेथ हुई थी, और जब हम उनकी नॉवेल्स की बात कर रहे हैं सभी, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आज भी हमें याद हैं, जैसे कि सालिहा हमें याद है, टाइगर हमें याद है, कैप्टन शकील हमें याद है। इस तरह बहुत से और कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने साइंस की दुनिया में इसको एक नया लेवल दिया, बिकॉज इब्न सफ़ी साहब ने एक लेवल क्रिएट किया था इस सीरीज़ का, और इन्होंने उस लेवल को बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक और तरह से बढ़ाया आगे, और फिर एक नई दुनिया मुतारिफ करे। कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की कि वो आपने फिक्शन को एक और लेवल दे दिया, बट हमने बड़ा एंजॉय किया उस लेवल को। सो मज़हर कलीम साहब को आज हम याद करें। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे हम कराएंगे आपकी मुलाकात। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कंटेंट क्रिएटर, आज एक ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर ने हमें ज्वाइन किया है जो कि अपने मुनफरद अंदाज से इस दुनिया में जगह बना रहे हैं। बहुत रिलेटेबल कंटेंट को क्रिएट करते हैं। अंदाज में इस दुनिया में आए दुनिया में नहीं आए सबीन, कुछ जगह बना रहे हैं। क्या करती हैं आप? बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं। ऑलराइट जी, समीर अहमद से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज सबीन ने सुबह क्या खाया ये मुझे नहीं पता, हालांकि सिर्फ कॉफ़ी मंगवाई थी सबीन ने। समीर अहमद से आपकी मुलाकात करा देते हैं जनाब, जिस तरीके से वो कंटेंट की दुनिया में आए और उन्होंने अपना नाम बनाया। समीर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। ज़बरदस्त। नीश आपकी क्या ट्रैवल रही थोड़ी सी, या आपने रिलेटेबल या लाइफ स्टाइल इसी पे फोकस किया? मैंने जो स्टार्ट की थी वो लाइफस्टाइल कंटेंट से थी, फिर मैं रिलेटेबल कंटेंट की तरफ आ गया, बीच में ट्रैवलिंग भी शुरू कर दी, तो उसका भी कंटेंट साथ साथ लेके चलता रहा। लेकिन मेरा जो मेन कंटेंट है वो रिलेटेबल कंटेंट है। ओके, कितना अर्सा हो गया वैसे आपको इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट डालते? मुझे ऑन एंड ऑफ 4-5 साल हो गए। ओके, बीच में ब्रेक्स लिए हैं आपने? बीच में शुरू में किया, टिकटॉक से स्टार्ट किया, वहाँ पे काम नहीं चला तो हमने छोड़ दिया, फिर दोबारा शुरू किया, वो फिर नहीं चला। फिर एक टाइम आया 2022 में कि मैंने सही कहा अब कुछ करना है, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी ग्रोथ मिली, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखा, और उसके बाद तकरीबन 2 अकाउंट्स मैंने ग्रो किए। एक मेरा पहला बैन हो गया, फिर दोबारा शुरू किया। बैन क्यों हुआ? इंस्टाग्राम ग्लिचेस, क्योंकि ग्लिचेस होते हैं वो इम्पर्सनेशन के ऊपर बैन डाल देते हैं कि आप किसी को इम्पर्सनेट करें, क्योंकि आई गेस उस टाइम ब्लू टिक वगैरह नहीं आप बाई कर सकते थे, अब आप बाई कर सकते हैं ताकि आपके अकाउंट ऑफिशियल हो जाए। तो बस इस दफ़ा फिर दोबारा 2 साल बाद शुरू किया, उसके बाद दोबारा अकाउंट ग्रो किया, तो इसी तरह मेरी फिर जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये क्या किसी ने हेल्प की थ्रू आउट साथ, या नहीं, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ऑल इन ऑल खुद पे, ना मैंने किसी की हेल्प ली, ना किसी से पूछा, क्योंकि आस्ता आस्ता ही बंदा सीखता है। शुरू से स्टार्ट किया, किसी को देखा, किसी से इंस्पायर हुए, उसका जैसा कंटेंट बनाने की कोशिश की, फिर आस्ता आस्ता अपनी नीश पकड़ ली, अपना एक तरीका मिल गया कि ये तरीका मुझ पे ज़्यादा सूट करता है, ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उसी को परस्यू किया मैंने। टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज अब जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेट
टारगेट करना होता है। अदरवाइज लोग कहते हैं अच्छा दुनिया में ये चल रहा है और वो आग लगे बस्ती में समीर अपनी बस्ती में। ऐसे भी होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पकड़ते हैं, और कुछ जो होता है हम ज़्यादातर जो मेरा कंटेंट है वो रिलेटेबल लाइफस्टाइल और आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। जैसे अब आप लोग एंकरिंग कर रहे हैं, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि एंकर्स आपको बनानी चाहिए सभी वीडियो, वैसे आज बनती है अनफिल्टर्ड कंटेंट। वैसे ही अब मेरे किसी चीज़ को लेके, जैसे अपने दोस्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं, किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, मेरा का ज़्यादा बड़ा है या उसका, दोस्तों के बीच में रेसिज्म बहुत होता है दोस्तों के बीच में रेसिज्म बहुत होता है। हालांकि दोस्त पता है गलत है रेसिज्म, लेकिन वो करते हैं, किसी को काला बोल दिया, किसी को गोरा बोल दिया, किसी को छोटा मोटा। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं जब कंटेंट में डालता हूँ तो वो लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, देख तेरे पे बात हो रही है, देख मेरे पे रिलेटेबल, ये मेरी पे वीडियो बनी है। लोग लिटरली मुझे मैसेज करके कहते हैं यार आपने ये जो वीडियो बनाई एग्जैक्ट मेरी ज़िंदगी से मैच होती है। कभी खानदान से मैसेज आ गया हो कि हम पे बनाइए? आए है ना ये सबसे ज़्यादा होता है, आते हैं सबसे ज़्यादा खानदान वालों पे यही होता है कि यार ये लोग माइंड ना कर जाएं। हालांकि बात डायरेक्टली उनकी तरफ नहीं होती, वो ऑल इन ऑल होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर होता है कि कोई माइंड ना कर जाए। अच्छा वैसे देखिए जनरली ऐसे भी होता है ना कि कोई बात मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता है कि मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है, मैंने कहीं और ऑब्जर्व किया और मैंने वो बात कर दी है, बट मुझे ये मैं भूल जाती हूँ कि शायद उस महफिल में कोई ऐसा शख्स है जिसको वो इजीली टारगेट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही बट आपके माइंड में वो नहीं होता, आप जनरली एक बात डिस्कस कर रहे होते हैं एंड देन यू रियलाइज ओ माय गॉड किसी को पर्सनली हिट हो गया। बट कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने कोई कंटेंट अपलोड किया जो कि किसी को टारगेट कर रहा है, मेरे ज़हन में वो बंदा होगा भी, मेरे दोस्त का मैसेज आ जाएगा यार तू मुझे टारगेट कर रहा है, शर्म नहीं आई तुझे? तो मैं कहता हूँ यार भाई ये जेनेरिक चीज़ है, और मुझे कई लोगों ने कहा कि हमें टारगेट क्यों कर रहे हो भाई। सफाइयां पेश करते रह जाते होंगे। लिटरली ऐसा होता है कि मुझे कहते हैं यार आप हमें टारगेट करो। मैं कहता हूँ यार ये जेनेरिक बात है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आपको टारगेट हुआ है, अगर आपको ऐसी बात फील हुई, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, ठीक करो इसको। अच्छा आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं नहीं करता कंटेंट ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे डर लगता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सभी आपको याद होगा हम शो पे बैठे, हम ओपनिंग में बात कर रहे थे कि अगर आप किसी के घर जाएं तो बेहतर ये होता है कि आप पहले से बताएं उसको, अपने घर का एक माहौल होता है, आपकी रूटीन होती है, बताया करें कि आप कब आ रहे हैं या प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग जनरली बात कर रहे थे। सो दी नेक्स्ट वीकेंड जब मैं घर गया तो मेरी अम्मी कहती हैं हाँ तुमने हमें सुनाया था। मैंने कहा अम्मी मतलब आपको मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरा भाई कहता है हाँ तो मैं बता के ही आएंगे आइंदा। मैंने कहा भाई मैं तो जेनेरिक बात कर रहा था कि आप किसी घर जाएँ तो बता के जाएँ, इट डजंट अप्लाई ऑन फैमिली एक्चुअली। एट द सेम टाइम मैं मेरी वाइफ अक्सर हमारा एक आदत है कि हम रिकॉर्ड तो नहीं करते, हम कुछ आपस में हमारा बेंटर चल रहा था तो उसमें ज़रा कुछ ना कुछ खानदान के लोग होते हैं, हम कहते हैं कि हम ये वीडियो बना लें तो वायरल तो बहुत हो जाएगी। वो अलग बात है खानदान वाले या हमें ब्लॉक कर देंगे या हम उन्हें ऐसा होता है। तो ये होता है। तो आपने ब्लॉक किया किसी को या आपको ब्लॉक किया है किसी ने? मुझे भी ब्लॉक किया और मैंने भी बहुत लोगों को ब्लॉक किया इसी चक्कर में कि वो अगर कंटेंट से देख के ऑफेंड ना हो जाए, जस्ट टू ओके कि मैं मतलब मुझे कोई मसला ना हो, उनको ना मसला हो मेरे से, बस का ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए। तो आप एक पहले डिस्क्लेमर वीडियो बना दें कि भाई देखो मैं जो कंटेंट कर रहा हूँ ना इसका ताल्लुक आपसे नहीं है, फूफो मामू चाची भाभी किसी से नहीं है, सो रिलैक्स, फ्रेंड से भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसका फायदा होगा, है ना? क्योंकि मैं कहता हूँ उनको फायदा नहीं होता, सही बात है, क्योंकि वो उन्होंने जो चीज़ देख के माइंड करना उन्होंने करना ही करना है। आप जितना मर्जी समझा लें, फर्क पड़ता है। अच्छा वाकई मैं पूछ रहा था पड़ता है, उसने कहा नहीं पड़ता। क्यों आप कंटेंट क्रिएशन में आपको ये है कि 100 आपके हेटर्स मिलेंगे तो 1000 आपके सपोर्टर्स भी मिलेंगे। अच्छा तो सेम में समीर हमें बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि वो लिटरली अपनी पूरी फैमिली को ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं बस ब्लॉक कर दिए सबको, ना देखो मेरा कंटेंट। वो अगर आप कंटेंट ऐसा बना रहे हैं कि वो ना देखें तो वो फिर बात नहीं मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि जैसे उसमें आप जब जेनेरिक भी बात कर रहे होते हैं उसमें जरा कोई ना कोई ताल्लुक तो आ रहा होता है ना। आप किसी फॉर एग्जांपल क्योंकि फुप्पो पे बहुत कंटेंट बनता रहा है, सो आप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं तो आप खाम का फुप्पो ना नाराज हो जाएं, तो इसलिए लोग कहते हैं पहले ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन मसला वंस यू हैव अ पब्लिक प्रोफाइल, सो कहीं ना कहीं से कोई अकाउंट्स बन जाते हैं और वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। फैमिली स्पेशली कहती है कि अगर आपके दूर के रिश्तेदार होते हैं वो फेक अकाउंट्स बना के आपको स्टॉक करते हैं और फिर आपस में वीडियोस भेजते हैं कि यार ये देखो। मेरे साथ भी ऐसा कुछ मामला है, कुछ लोग हैं जिन्होंने फेक अकाउंट्स बना के मुझे फॉलो किया और जब मेरी अम्मी उनसे मिलती हैं तो कहते हैं हाँ वो शुएब ने ये किया, शुएब ने वो किया। मैं कहता हूँ अम्मी वो तो मुझे फॉलो ही नहीं करते, उन्हें कैसे पता है? बस सबको सब पता होता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप जितना मर्जी ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें, वो आपके सामने आ जाती है। अगर वीडियो आपकी वायरल है तो कोई ना कोई उनका रिश्तेदार वो वीडियो देख लेगा और वो आप तक उनके तक पहुँच जाएगी और फिर उनको पता चल जाता है कि आपने उनके ऊपर बनाया है। अच्छा समीर, आपकी अपनी अब तक की सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी है जो आपको लगता हो कि ये मीनिंगफुल वीडियो रही है मेरी, जिससे लोगों में कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट हुआ है? सबसे अच्छी वीडियो की मैं बात करूं तो अगर मैं जेनजी टर्म में बात करूं तो आजकल लोग ना लेट रिप्लाई को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं। कि जी रिप्लाई मतलब मैसेज आ गया तो बस यार इसको अभी नहीं मैसेज करना, इसको थोड़ी देर बाद मैसेज करना, इवन तो कोई काम भी हो किसी को, कोई ज़रूरी बात भी हो। मैंने लेट रिप्लाई किया था
तुमने नहीं किया था, मैंने किया था। अच्छा, कूल बन रही थी? नहीं, कूल नहीं बन रही थी, मुझसे मिस हो गया था। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं बात ही नहीं करती है वैसे लोगों से जी, बिकॉज दे नो के वो, अच्छा वो ये कहते हैं कि हम बिजी थे, हम प्रेशर नहीं लेती ये इस सब चीज़ का एंड झूठ ऑल है। दैट। हर बंदे के हाथ में Agreed. हर वक्त फ़ोन होता है। और वो- प्रायोरिटाइज करते हैं ना आप। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चीज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा अगर आपको नहीं बात करनी तो आप सीधा अगले बंदे को बताओ, उसका टाइम ना वेस्ट करो, उसको बात करो, मैसेज करो, ख़त्म करो बात। तुम क्यों उसके मैसेज 10-10 घंटे 20-20 घंटे रिप्लाई का वेट करवा रहे हो, अगले को तंग कर रहे हो। भाई यही वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई, तकरीबन 30 मिलियन प्लस पे गई थी। उससे बहुत लोगों ने एक सबक भी सीखा कि जल्दी रिप्लाई करनी चाहिए, मेरे अपने दोस्तों ने स्पेशली। अच्छी बात है, उन्हें समझ आ गई कि वरना एक और वीडियो बन जाएगी। वरना बन जाती। सो डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं आप? कुछ ऐसे ही। ओके, ज़्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें? ज़्यादा इंस्टाग्राम, Instagram फेसबुक? use कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम ही यूज़ करें। जी। कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ, क्योंकि अब हम देखते हैं ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म्स भी बदनाम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं हमें टिकटॉकर ना कहें, हम नहीं हैं टिकटॉकर। क्या आपके साथ भी ऐसा मामला हुआ? होता है, क्योंकि देखिए टिकटॉक को बहुत बदनाम कर दिया गया है। वो जो गांव देहात के लोगों ने वीडियोस चढ़ा के उल्टी सीधी, मैंने तो TikTok शहरों का- के लोगों को भी देखा है, शहरों के लोग तो पढ़े हैं ही हैं। लिखे लोगों को देखा है वो कि तो- वो टिकटॉक लाइव कर रहे हैं और Yes. ऐसी वो ऐसी टिकटॉक videos- लाइव में लिटरली लोग उसको बुरा चीज़ समझते हैं, बहुत बुरी चीज़ और है। है ही हरकतें बुरी, ही मैं उस पे कहूँगा। ऐसी ऐसी होती हैं कि हम लोग अपने आप को उस कैटेगरी से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम साफ सुथरा कंटेंट बना रही, फैमिली देखने वाली है, बहुत अच्छी बात तो है। हम चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर ही रखा जाए, हमें उस चीज़ में ना शुमार किया जाए। और समीर, क्या कंटेंट अपलोड करते हुए माइंड में ये ख्याल होता है कि जब आप कंटेंट अपलोड करें, ठीक है, एक तो मास के लिए आप अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है यार कि मेरी फैमिली, हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, स्पेशली ख़वातीन, वो भी ज़रा कंटेंट कंज्यूम कर रही होती हैं। स्पेशली मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि बॉयज़ कुछ मामलों में ना ध्यान नहीं कर रहे होते, विजुअल में भी ध्यान नहीं करते और गुफ्तगू में भी नहीं कर रहे होते। ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, मर्द नहीं होते। सो क्या आप कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा मेरी फैमिली की ख़वातीन भी तो देखेंगी, मुझे हर कंटेंट अपलोड करते हुए ध्यान रखना है? मेरा कंटेंट मैं स्पेशली डिज़ाइन ही ऐसे करता हूँ कि वो हर एज का बंदा देख माशाल्लाह, सके। बहुत अच्छी मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जब मैं दिखाऊँ किसी को, मुझे शर्मिंदगी ना हो दिखाते हुए कि यार ये मेरा कंटेंट देखेगा, मुझे कैसे फील होगा। मैं अपना कंटेंट इस तरह क्लीन रखता हूँ, इस तरह फैमिली फ्रेंडली रखता हूँ कि कोई भी देखे हंसे, तनकीद ना करे। तो मेरा मेन मकसद यही होता है। और So फिर then full- again हाँ। देखिए, जिन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने करनी उन्होंने है, वो करनी, भी लेकिन आप मैं उनको अल्लाह का भी- शुक्र है मुझे इस तरह तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। बिकॉज आप थोड़ा सेफ, मैं थोड़ा सेफ कंटेंट देता हूँ कि मुझे कोई बीच में वल्गर लैंग्वेज ना इस्तेमाल अच्छी करूँ, बात है, कोई करनी भी गाली नहीं ना दूँ, चाहिए। कोई इस तरह की चीज़ ना बोलूँ कि किसी से कोई हर्ट हो जाए। बिल्कुल तो सही मैं है। अपना कंटेंट जरा क्लीन रखने लगता हूँ, किसी को दिखाऊँ तो मुझे अच्छा लगे क्या दिखाते बात हुए। है। फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ही है? नहीं, फुल टाइम तो नहीं। Okay. सोचा था कि एक टाइम पे फुल टाइम करेंगे, लेकिन साथ अभी मैं फादर के साथ बिजनेस पे होता हूँ, ओके। तो उधर भी साथ काम चल रहा है, इधर भी काम चला कभी रहे अब्बू ने कह दिया हो, पुत्र काम ते ध्यान पा। हैं। ये भी थोड़ा सा हो जाता है? होता होगा अब्बू क्योंकि से टॉन्ट आ जाता है? हमें हो तो जाता बहुत है। आता है फ़ोन यूज़ करते हुए। हो जाता है अक्सर कंटेंट भी वैसे मुझे मिल जाती इजाज़त कि आप जाएं, ठीक है, कर लो, अपना भी काम कर लो, लेकिन ज़रा इधर भी ध्यान दो। और ये भी क्योंकि ज़रूरी देखिए है। हम अक्सर हमें लगता है कि शायद ये साइड जॉब है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर फुल जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब जो आप बिल्कुल। आप देखिए, आप आइडिया कंसीव कर रहे हैं, फिर आप उसका स्क्रिप्ट आप अगर चलें लिख भी नहीं रहे या जो भी है, लेकिन कम से कम अपने माइंड में आप पॉइंटर्स बना रहे हैं, उसके बाद आप उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद आप उसकी एडिटिंग करें। बिल्कुल। एडिटिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जी। सो आई थिंक ये और फिर ऑडियंस को एंगेज रखना, सो इटसेल्फ मेन ये चीज़ बहुत ऑडियंस को इम्पोर्टेंट। एंगेज रखना है, वो बहुत मुश्किल है। आपने रिलेटेबल रहना है, क्लीन रहना है, लोगों को समझना है, उनकी जज्बातों को समझना है, उनके साथ उनकी तरह रह के आपने कंटेंट अच्छा, बनाना है, ये लेकिन सबसे मेन चीज़ लेकिन है। आपके टारगेट ऑडियंस जो एज ग्रुप के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या है? बिकॉज देखिए, अब जो जेन जी को कंटेंट चाहिए वो मिलेनियल्स को नहीं चाहिए, एंड देन जी। जेन अल्फा वो भी अब फ़ोन के तो सोशल मीडिया तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, बेशक अम्मा अब्बा के अकाउंट लेके करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। वो नहीं देखते हमारा मैं content। अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कंटेंट दोनों के लिए चलता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स पहले तो हमें कहते थे 12 बजे लाइटें बंद, सब कुछ बंद, 10 बजे सुला दिया। अब खुद 2 बजे तक बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, 2 बजे बैठ के टिकटॉक देख रहे हैं, मम्मा यूट्यूब पे ड्रामा देख रही हैं और वो सारे जाग रहे हैं। अब यही बात मैंने जब वीडियो में डाली तो मिलेनियल्स ने भी देखी, जेनजीज ने भी देखी, क्योंकि दोनों ने relate किया रिलेट उन्होंने, किया, हाँ। क्योंकि वो कह रहे हैं यार ये तो वाकई हम हैं, सारे पेरेंट्स कह रहे, बल्कि मेरी फ्रेंड्स की मदर ने अपने ग्रुप में भेजी हुई कि देखो जी हम सारे ऐसे हो गए हैं। तो वो कंटेंट ऐसा है कि जो इधर भी मिलियंस भी देखते हैं, जेनजीज भी देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस तरह का कंटेंट उठा लेता हूँ। वैसे मेनली जेनजी कोई टारगेट होता है। कोई टिप्स आप देना चाहते हो जो कि इस वक्त कंटेंट क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनका कंटेंट की रीच बढ़ क्यों नहीं रही? आपके ख्याल में ऐसी कौन सी गलतियां जो कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए? एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रिलेटेबिलिटी, तीसरा आपको अपने कंटेंट से किसी को कोई फ़ायदा देना है।
मतलब रैंडम कंटेंट सिर्फ आए बाएं शाये ना करें। हाँ, सिर्फ आए बाएं शाये से मतलब किसी को, मतलब कोई किसी की वीडियो क्यों देखेगा बिला वजह, मतलब या तो बिल्कुल ही ब्रेन रॉट है ना, तो वो देख रहे हैं, लेकिन उससे आपको फॉलोअर्स या एंगेजमेंट खास नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने कंटेंट से किसी को फायदा दें। बट जेन अल्फा को तो चाहिए ब्रेन रॉट कंटेंट, वो तो चाहिए उनको ब्रेन, लेकिन अगर जो मैं उनकी बात करूँ जो सीरियस हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, आप दैट मींस कि देखें, आप जेन अल्फा को टारगेट नहीं करना, आप जेन जी को टारगेट करें या मिलेनियल्स को टारगेट करें, आप कंटेंट रिलेटेबल बना रहे हैं, दैट्स ग्रेट। और साथ उन्होंने जो टिप्स दे दिए हैं, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम कंटेंट तो बना रहे हैं लेकिन रीच नहीं बढ़े, तो प्लीज कंसिस्टेंसी इज द की। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सिर्फ वायरल होना मकसद नहीं होता ज़िंदगी का, बट आपने जो बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आप ऐड करें ना, कि मीनिंगफुल हो, इम्पैक्टफुल हो, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट हो, सो ये हमें चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से अच्छा कंटेंट आप क्रिएट करते रहें और इम्पैक्ट क्रिएट करते रहें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। डिग्री, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात ज़रा होती आई है, रिसेंटली ज़्यादा बात हुई है जी डिग्री के साथ स्किल्स, लेकिन एक और मौजूद जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। यानी एक ही यूनिवर्सिटी में रहते हुए, एक ही डिपार्टमेंट में रहते हुए आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिलकर चलाते हैं। सो आज एक ऐसे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है, बल्कि रिसेंटली उन्होंने ग्रेजुएट किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और ये पहला बैच था जो कि इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम का था। इसमें वो मैथ्स डिपार्टमेंट में रहते हुए यानी मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकनॉमिक्स की उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। नाउ शी इज़ वर्किंग ऑन हर थीसिस। इसके साथ साथ सोशल वर्क भी कर रही हैं। ताल्लुक इनका गिलगित बल्तिस्तान से है। तो आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहीमा बीबी। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो डिसीजन लेना था कि अच्छा इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में आपने इनरोल होना है, बिकॉज ये एक टफ डिसीजन इसलिए भी होता है कि एक नई चीज़ है, अभी रिलेटिवली उस तरह से लोग नहीं करे। एक अदर सब्जेक्ट किसी और डिपार्टमेंट जाके पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अदरवाइज इस तरह प्रॉपर्ली जो प्रोग्राम्स होते हैं हम उस पर नहीं फॉलो कर रहे होते। सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? किसने आपको कन्विंस किया या कैसे आपने आइडिया कंसीव किया कि आपने इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम की तरफ जाना है और उसको फ़ायदा होगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच होल टीम का। ये जो डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स विद इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक न्यू डिपार्टमेंट था। उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था एक न्यू डिग्री का। आल्दो मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, हुआ भी था, लेकिन मैं नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया कि हम एक न्यू डिपार्टमेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया और उसके बाद वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। ओके, कुछ डिफरेंट हमेशा से ही करना चाहती थी कि मुझे कुछ मुनफरिद करना है? जी, मैं बचपन से ही ऐसी थी कि मतलब समथिंग यूनिक, जो चीज़ मतलब अपनी सुनती थी, किसी की नहीं सुनती थी, जो मुझे अच्छा लगता था मैं वही करती थी, और स्पेशली चैलेंजिंग चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो इस वजह से ये डिग्री देख के ही मैंने कहा अगर किसी ने नहीं किया है तो हो सकता है मैं कर सकूँ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या नज़र आता है आपको ऐसे प्रोग्राम्स का जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप कंबाइन करते हैं? देखिए, ये जो मैथ्स, फाइनेंस और इकनॉमिक्स है, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर, मतलब बहुत ऐसे इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है कि सारे लिंक है। अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ रही हूँ तो ड्यूरिंग फाइनेंस वो मुझे समझ आती है कि कहाँ मैथमेटिक्स यूज़ हुई है और कहाँ इकनॉमिक, और ये मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इनका। मतलब डेली लाइफ में जो डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई अगर कोई पढ़ ले इस डिग्री को तब समझ आती है कि ये कौन सा, मतलब कहाँ जाके इनकी कनेक्शन कहाँ जाके रिलेट करती ये चीज़ें। और चैलेंजेस क्या हैं? और चैलेंजिंग तो मेरे लिए तो सबसे पहले ये था कि ये एक इम्पॉसिबल था, क्योंकि इससे पहले न तो किसी पाकिस्तान में कोई किसी ने 3-in-1 डिग्री, स्पेशली इस डिग्री का कोई ग्रेजुएट था, न तो इंटरनेशनली में भी काफ़ी सर्च किया, किसी ने नहीं किया था। तो मुझे ये था कि डर था, एक खौफ के मैं कर पाऊँ या नहीं, कि हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी क्विट किया। एट द फाइनल ईयर हम 3 रह गए थे और आई एम द अर्लीस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम देम। बाकी सब ने क्विट किया, क्विट कर दिया। और ये बहुत मुश्किल डिग्री है, इतनी आसान नहीं। अच्छा, मुश्किल होने की वजह से क्विट किया? जी, क्योंकि बहुत अक्सर ये भी होता है कि कहते हैं और पता नहीं
मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, वो भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी टफ है, तो बिल्कुल वहाँ tough से है। करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल डेज, बहुत can हेक्टिक relate, right? डेज से गुजर के आई हूँ आज लेकिन यहाँ। मैंने तो आसान डिग्री की थी कायद यूनिवर्सिटी से, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। लेकिन आई नो कि वहाँ पे स्पेशली जो कासिम्स डिपार्टमेंट यानी मैनेजमेंट साइंसेज का भी एंड देन मैथ्स का भी, इस तरह और बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम ये वाकई सुनते आए कि वहाँ के स्टूडेंट्स ना हमें बस पढ़ते हुए नज़र आए, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हुए भी नज़र नहीं आए क्योंकि टफ सब्जेक्ट्स हैं। सो ऐसे में वो जो आपने बताया कि बाकी स्टूडेंट्स ने क्विट कर दिया, इफ़ आई मिस्ड इट, कितने स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था और सिर्फ 3 ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है? फ़िलहाल तो मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, वेरी सून मेरे 2 क्लासमेट्स और ग्रेजुएट हो यू द जाएंगे। फर्स्ट वन? यस, वाओ, और क्या मैंने बात है। 3.7 इयर्स में कंप्लीट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टार्टिंग में 18 to 20 स्टूडेंट्स थे आई गेस, सो आफ्टर दैट हम लोग उफ, Okay. ये मतलब आप लोग 3 लोग रह गए क्लास में 3 ही रह गए। सॉरी मैं जिसका मतलब वाकई मुश्किल है, या मे बी ये भी होता है बाज़-औक़ात कि स्कोप पता नहीं है आगे कि नहीं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं। बिकॉज ठीक है आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आप पढ़ ज़रूर रहे हैं, बट कोई एक चीज़ स्पेसिफिक नहीं है जिसको लेके आगे जी, चल सके। मतलब एक ये भी है कि किसी ने आज तक ये डिग्री नहीं ली थी, तो ये चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा लग रहा था। और सब जब मैं डिग्री का नाम लेती हूँ तो सब ऐसे सर हिलाते हैं कि जाहिर है, देखिए ना, एक एक सब्जेक्ट इसमें ऐसा है कि आप चूज करते हुए सोचते हैं कि अच्छा फाइनेंस में आपने डिग्री लेनी है तो आप प्रॉपर्ली प्लानिंग होती है, देन इकोनॉमिक्स एंड देन मैथ्स आपने कंबाइन किया। और मुझे लगता है सभी कि वैसे भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं, सो आधी क्लास को नहीं पता होता है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, वो सिर्फ कर लेते हैं डिग्री। ऐसा ही है वैसे। सो एनरोल जो हो गया वो कर तो लेता, लेकिन टफ थी तो इसलिए वो छोड़ते चले गए। जी। अच्छा, ऐसे में जो इसका प्री रेक्विजिट होता है वो क्या होता है ऐसे किसी भी प्रोग्राम का? क्योंकि देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने IR में मास्टर्स करना है तो ऑफ कोर्स यू नो सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है तो आप कर रहे होते हैं उसमें आगे। इसमें बैकग्राउंड क्या होना चाहिए आपका? बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का हो तो बहुत बेटर ठीक रहता है। है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जो फाइनेंस पढ़ा है वो भी मैथमेटिकल फाइनेंस, मतलब Okay. सब्जेक्ट भी ऐसे थे कि इकोनॉमिकल मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मतलब सब्जेक्ट के नाम भी ऐसे थे इंटर। सो ये तमाम जो Connected. सब्जेक्ट्स थे आपके अपने डिपार्टमेंट के अंदर हैं, यानी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जाके वो डिग्री प्रोग्राम तो बनाया है लेकिन आप मैथ्स डिपार्टमेंट में अलग जाते हैं एंड देन कासिम्स में लग जा रहे होते हैं, या फॉर दैट मैटर यू नो फाइनेंस के लिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं? नहीं, इसके लिए मतलब हमारी जो क्लासेस होती थी वो स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही होती थी। मैथ्स के जो कोर्सेज थे हम लोग प्योर मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लेते थे। कुछ स्टैटिस्टिक के कोर्सेज हम लोगों ने स्टेट डिपार्टमेंट से लिए, बाकी हम 3 के लिए ही अलग स्पेसिफिक प्रोफेसर्स अरेंज करते थे। ओके, Wow. अच्छा रमा, आप क्या करना चाहती हैं आगे प्रोफेशनली, किस तरह से परस्यू करना चाहती हैं आप करियर को? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि मैं मास्टर डिग्री लूँ। आगे किस में, किसी- मैथ्स में, फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में? आगे मैं किसी 2 को लेके ही चल सकती, तीनों को साथ नहीं ले तो सकती। किसको लेके चलेंगे आगे? मैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को लूँगी। अच्छा देखिए, आपके पास ना 3 राहें नहीं, मिली मैथ्स हैं। छोड़ दिए वो। मेन छोड़ दिया है। नहीं, वो जितना मैथ्स है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में वो मैंने पढ़ लिया है, तो ठीक है। आगे मैथ्स की आई थिंक सो इतनी अलग ज़रूरत से नहीं review होगी। जरूर। मैंने ज़्यादा पढ़ा है मैथ्स मैथ्स के कोर्सेज एज कम्पेयर टू फाइनेंस ज़्यादा ज़्यादा थे, पढ़ा है, क्योंकि लेकिन main इकोनॉमिक्स department के था ना। बहुत ज़्यादा उसके भी पढ़े हैं। सो आप इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में से किसी एक में भाग जाएंगे। देखिए, ये फ़ायदा भी होता है ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स का कि आपके पास आगे यू नो बहुत हायर option एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में डिग्री ली हुई है तो उसने अगर PhD करनी है तो लिमिटेड सी फील्ड हो जाती है। अब आजकल वैसे भी PhD में हम देखते हैं कि ये 2 ही चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा चांसेस मिल रहे होते हैं। एक है क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक कोई मौजू हो और एक है AI को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा हो। अब आप किस प्रोग्राम में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ती हैं तो उसमें क्लाइमेट का आई गेस आ सकता है इकोनॉमी में समहाउ? जी, बहुत सारी चीज़ें। मैं अगर अपना प्रोफाइल देखूँ तो मेरा 90% डेटा एनालिसिस के लिए भी होता है, डेटा साइंसेस में भी जा सकती ठीक हूँ, है। इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स के लिए 90 to 95% मेरा प्रोफाइल मैच करता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारा हुआ, एक डाइवर्स इसका आगे जाके फील्ड है। मैं किसी भी आप तो ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने ये किया है, तो मेरे पास तो बहुत सी ऑप्शंस हैं बिकॉज मैं टॉप पे उस पर, बिकॉज इस लेवल पे कोई पहुंचा नहीं है। वर्ल्ड वाइड भी नहीं है कॉन्सेप्ट इसका अभी? इसका मैंने तो काफ़ी सर्च किया था, लेकिन 2 डिग्रीज़ का है, इसी डिग्री सेम नेम सेम वो नहीं है। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, हाँ, मैथ्स हमने एंड 2 डिसिप्लिन्स स्टैटिस्टिक्स को मर्ज होते तो देखा है पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे, लेकिन जी। 3 के साथ हमने वाकई नहीं देखा।
आप अपने वक्त में ऐसा कुछ ट्राई करना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉज वेरी क्लियर। मैं नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्लियर थी, क्योंकि जिस तरह आपने बात की ना कि अक्सर नहीं पता होता, एनरोल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता होता कि आपने क्या करना है। आप क्लियर थी अपने डिसीजन में कि आपने क्या करना है। सो उस तरह से मैं भी क्लियर थी कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज मेरा शुरू से ही यही था कि मैंने मीडिया में जाना है। सो वो डिग्री भी वही करके एंड आगे बढ़ना। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है कि किस तरह से आप अपने माइंड की क्लैरिटी के साथ चलें। फैमिली में किसी ने रोका हो, क्योंकि अक्सर होता है ना, आवाज़ें आती क्या कर रही हो, स्कोप हो ना हो, इतनी डिफरेंट चीज़ क्यों करनी, क्योंकि हम अक्सर जो है वो एक रवायती डिग्रीज पे हम चल रहे होते हैं। सो कोई ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? हाँ, स्टार्टिंग में तो ये डिग्री मेरे लिए भी इजी थी। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर था वो अच्छा जा रहा था, लेकिन बीच में जाके डिग्री मुश्किल, तीनों सब्जेक्ट एक साथ आने लगे तो मैं ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल रही, और एक तो हेल्थ इशू भी था। तो घर वालों ने कहा कि आफ्टर 2 इयर्स आप एक स्पेसिफिक एक डिग्री लेके आगे चले, आप चाहे इकोनॉमिक्स लेके ही चले, आपके लिए इजी होगा। लेकिन मैंने कहा अब 2 साल मैंने गुजारे तो 2 साल मुकम्मल तो करेंगे। देखिए हाँ, ये मैं भी अच्छा डेडिकेटेड फोकस्ड थी रहे, कि मैं करके डेडिकेशन रहूंगी। थी, कंसिस्टेंसी थी, डिग्री मुकम्मल करनी है। आप सोशल वर्क भी कर रही हैं इसके साथ डिफरेंट जी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं एक ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो हमेशा पढ़ती रहे। मैं सोशल वर्क भी मैंने करना था, मैंने स्पोर्ट्स भी खेलना था, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ लेके जानी थी। तो इन सब को मैंने मतलब स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर मैं सोशल वर्क को लेके जाती तो मेरे मार्क्स कम आते थे, अगर दोनों को साथ लेके जाना नहीं होता था तो मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें मैं सीख गई, उस स्किल को अपने अंदर लेके आई। मैंने अपना सोशल सर्कल जो अपना है वो कम हो गया मेरा। मैं मतलब एक सोशल वर्क हॉबी है, मैं अगले दिन जितना भी मेरा टफ पेपर हो, संडे को मैं सोशल वर्क के लिए जाती अच्छा, आपने देखे अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है ना, डिवाइड किया हुआ है। लास्टली चूंकि आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है तो हम एक सवाल ज़रूर करेंगे, बिकॉज हम आगाज़ में भी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे है। आपके बचपन का जो इलाका आपने देखा और अब जब आप जाते हैं, बिकॉज आप ईयरली विजिट कर रही होती हैं, कितना फ़र्क है वहाँ के इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर में, ग्रीनरी में एंड एवरीथिंग? देखिए, मेरा जो गाँव है रिसेंट जो तालदास क्लाउड बर्स्ट का तो सुना होगा, रज़र में मैं उसी जगह से उसी रीजन से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे सामने जो घर के सामने गाँव था वो ख़त्म हो गया, जो साथ लगा था वो भी मतलब पानी की वजह से वो भी डूबता जा रहा है। और मैंने आंखों से देखा, मतलब मैं लाइफ इंसिडेंट्स मैंने देखे क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो गिलगित बल्तिस्तान पहले था वो नहीं है, वो मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा मतलब असर हो रहा है, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह सबको महफूज रखे, सबकी हिफाजत करे, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी वैसे भी मानसून की आमद होती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा बारिश तो है, लेकिन अल्लाह की रहमत को हमने अपने लिए ख़ुद से ज़हमत बना दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से पहले से प्रिकॉशन ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया रहमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, और बाकी सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि कुछ डिफरेंट भी आपको ज़िंदगी में करना चाहिए। आप क्या डिफरेंट करें तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं और आप मिलकर दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। सबीन का से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले कोई कहती, मैंने कहा मैं कह देता हूँ, आज मैं और आप मिलकर मना रहे हैं यौम दिमाग, क्योंकि मेरे आपके पास दिमाग है, आपका क्या नहीं दिमाग है, आपके मेरे पास यौम दिमाग है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मेरे आपके पास दिमाग है। ये आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अवेयरनेस कितनी जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इनको बेसिकली ये लाइन बताई थी, उन्होंने फौरन कहा कि अच्छा मैं लाइन इनके ऊपर अप्लाई करूँ, तो यौम दिमाग आज मनाया जा रहा है। सही हो गया। आपको ताल्लुक है कोई इससे? मेरा बिल्कुल ताल्लुक कब है। से? कब से? यौम पैदाइश से। यौम पैदाइश। ओके जी, मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक। ये तो मैं लाइटर साइड पे कहा, बट एनीवेज जी आपकी जो ब्रेन की हेल्थ है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस मौजू पे हमें बात भी करनी है। बहुत से ऐसे बीमारियां हैं जो कि हम देखते हैं कि कुछ तो एज रिलेटेड हम कहना शुरू कर देते हैं कि आपकी ज़रा एज है तो इसलिए हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम एहतियात नहीं कर रहे होते उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, वक्त पे जब ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते तो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। एट द सेम टाइम वो जो इंजरीज़ हो जाती हैं, बाइक
इंजरीज हमने बहुत ज़्यादा इसमें देखी हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जब हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता तब ज़ाहिर है आपका ब्रेन इज़ वेरी सेंसिटिव, बिल्कुल, इट्स वेरी कॉलेज, मिर्गी, ये भी ज़्यादा issues डिप्रेशन, हैं। ये सारे Tumors। इश्यूज, अल्जाइमर, ट्यूमर्स नहीं पता होता क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और लोग ध्यान भी नहीं दे रहे होते कि हमने अपनी स्क्रीनिंग करवानी है या ये सिम्टम्स हैं तो इन सिम्टम्स को किस तरीके से हमने केटर करना है, हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता होता। सो इस हवाले से आज हम बात ज़रूर करेंगे और इस साल जो है वो दिमागी सेहत सबके लिए रसाई, ये थीम है बेसिकली आज के दिन के हिसाब से। शुएब, अगर हम ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो उसमें 3.4 अरब लोग जो हैं वो किसी ना किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला हैं और इसकी एक वजह ये भी होती है कि क्रिटिकल स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं जिसकी वजह अवेयरनेस की कमी है और कि इसमें शऊर ही नहीं है लोगों करोड़ों को। लोग ऐसे जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं पहुंच पाते बिल्कुल। डॉक्टर्स तक या इलाज की रसाई नहीं होती। इस मौजू पे बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर ज़ीशान अहमद ने, न्यूरोसर्जन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। सर बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं अलामात को, लेकिन वो असल में असाबी या दिमागी बीमारी होती है। वो ऐसी कौन सी अलामात हैं, बिकॉज आप लोग डेली बेसिस पे पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, आप आई एम श्योर जब असेस कर रहे होते हैं तो आप ये कहते होंगे अगर ये पहले से मालूम हो जाता तो इसका इलाज खासा आसान होता। सर बेसिकली जो भी दिमाग की मसले मसाइल हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडेक। अगर Okay. आपको सर दर्द मुसलसल चल रहा हो, एक आध दिन के हेडेक से कोई परेशानी होती, लेकिन आपको हेडेक मुसलसल हो रहा हो हफ्ता महीना महीना और ख़ासकर सुबह के वक्त, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक उसके है। हिसाब से या आपको गुनूदगी, किसी को खुदा न खास्ता झटके पड़ जाते हों, वो भी बहुत एक ज़रूरी इलामत है, आपने उसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना। ओके। और इसके अलावा आपको उल्टी का महसूस होना अर्ली मॉर्निंग में, दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट, उसमें कि आपको वो चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी। या आपको चक्कर आते हों या आपका बैलेंस, कभी कभी आपको लगता है कि मैं चल रहा हूँ, आपको एकदम से डिसबैलेंस फील हुआ है, वो हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं चाहे करना। किसी भी एज ब्रैकेट किसी भी एज ब्रैकेट में आप, चाहे यंग में हो चाहे एडल्ट में हो, किसी भी एज ब्रैकेट में हो, आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना। सही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है साथ विज़न, अगर आपकी नज़र इन केस कम हो रही हो तो उस वक्त में भी आपने उसको लाजमी है कि एक आंखों के डॉक्टर से और एक आपने दिमाग के डॉक्टर से उसको लाजमी चेकअप कराना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दिमागी बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी आपकी नज़र मुतासर होती है, नज़र कम होती है, आप उसकी वजह से अंधा हो सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी होता है कि बाज़ों का देखिए चक्कर आ गया, हम खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं ना, हमारा मसला है कि सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ डायग्नोसिस हम नंबर 1 है हमारी कौम में। और चैट जीपीटी ने और चैट काम खराब जीपीटी जो कर है वो दिया है। हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। सो अक्सर मैं ये देख रही होती हूँ कि सर दर्द अगर हो रहा है, खुद से दवाई उठाई और वे एक ही दवाई है नेशनल मेडिसिन ऑफ पाकिस्तान, अगर उसको कहें तो गलत नहीं होगा, उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसके अलग नुकसानात होते हैं। और मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि वो डॉक्टर के पास प्रॉपर्ली हो जाता है, हमें स्ट्रेस हो गया, हमें ये हो गया, लेकिन वो मुसलसल में देखते हैं सर दर्द के का शिकार होते हैं। नज़र हो गया तो ठीक है, आपने डॉक्टर को चेक करवा लिया, बट किस डॉक्टर को चेक करवाना है वो आपको समझ भी नहीं आ रही होती। और इस तरह मल्टीपल, जिस तरह बैलेंस का आउट होना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए। अब वो डॉक्टर हमारे पास आई थे, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इट्स एन मेडिकल एमरजेंसी, Yes. और लोग घर बैठे नॉर्मली हम इन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से मज़ीद क्या होना चाहिए ताकि लोग अपनी हेल्थ को, स्पेशली अपनी ब्रेन हेल्थ को सीरियसली लें? अवेयरनेस जो है ना हमारे माशरे में ओवरऑल थोड़ा सा इसका एक अलमिया है कि हम अपनी सेहत के हवाले से कभी भी हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते। अब उसको हम कैजुअली लेते हैं कि लाइट मोड में, कि बस हो जाता है, बस पैनाडॉल ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, नींद कर लें, चाय कॉफ़ी पी लें। जो प्रॉपर अवेयरनेस है कि कौन सी इलामात आपको हो रही हैं तो आपने किस कंसर्न डॉक्टर के पास, जिसमें हमारी तालीम का भी एक अहम जुज़ है, और दूसरा है कि मुआशरे में अवेयरनेस, कि लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं, किसी ने किसी को कोई नहीं बताया, ना कोई इस ख़ास में कोई सेमिनार हो रहे हैं, ना कोई इस पे मीडिया पे कोई इतनी ज़्यादा कोई अवेयरनेस है, ना हमारे सोसाइटी में कोई इतनी चीज़ नहीं है। क्योंकि दूसरा है कि जितनी भी हमारी ये बीमारियाँ हैं ख़ासकर दिमाग के हवाले से, तो इसको हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग इसको तहमात के साथ भी वो कर देते हैं। किसी को खुदा न ख्वास्ता झटके पड़ रहे हैं, कहते हैं इसको साया पड़ गया है, मुख्तलिफ जो हमारे बिलीफ्स होते हैं उसके साथ उसको मिक्सअप कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं तो बस यही कि थोड़ा सा हमें ओवरऑल एज अ सोसाइटी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर आपको ये इलामात हो रही हैं, एक आध दफ़ा की इलामत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुसलसल इलामात हो रही हैं तो फिर आपने कंसर्न जो न्यूरोफिजिशियन होते हैं दिमाग के, इनको कराना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बेसिकली प्रिवेंशन पे भी बात नहीं कर रहे होते, और या हम रीजंस पे बात नहीं कर रहे होते। अच्छा ये बीमारी हुई है तो इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या फैमिली में रन करती है, या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो ट्रिगर कर सकते हैं?
जो अभी कॉमन बीमारियां जो हम देख रहे होते हैं उस हवाले से हम चाहेंगे ज़रूर बात कीजिएगा कि उसके एक तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दूसरा उसका कॉज क्या है। सबसे पहले फॉलेज, ये फॉलेज क्यों होता है? मैडम फॉलेज जो है ना, इसकी बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। एक में ये होता है कि जो हमारे दिमाग की जो रगें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और दूसरा जो होता है उसमें खुदा ख्वास्ता दिमाग में रग लीक हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। दोनों ही फॉलेज होते हैं। लेकिन जो जिसका आप क्योर कर सकते हैं, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है जिसकी रग बंद हो जाती है उसको। उसमें ये कि अगर आपको इलामात शुरू हो गई हैं, आपका चेहरा सुन्न हो रहा है या आपका जिस्म एक साइड कमज़ोर हो रही है, तो उस टाइम आपने फ़ौरन मुतल्लिका करीबी अस्पताल में जाके आपने चेकअप कराना है। क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप जितनी जल्दी हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचते हैं उतनी ही जल्दी आपका रिस्पांस और आपकी ट्रीटमेंट बेहतर हो पाती है, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। तो क्या ये स्ट्रेस की वजह से होता है या अक्सर होता है? लोग ये कहते हैं अच्छा गर्म सरद हो गया एंड ऑल दैट, ये जनरली जो हम अपने परसेप्शंस होते हैं। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आपका आसाबी उसमें रहते हैं, ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब रहता है, आपकी उसकी प्रॉब्लम आती है, तो वो एक फैक्टर है उसमें कि जो कि इसको कॉज कर सकता है। लेकिन शॉक जब किसी को लगता है, किसी भी ऐसे बैड न्यूज़ की सूरत में भी हम देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम ये समझ रहे होते हैं कि वो जो शॉक था या जो बैड न्यूज़ थी उसकी वजह से ये हो गया। हालांकि ज़ाहिर है उसकी पूरी एक हिस्ट्री होती है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपकी जो होती है ना, जो उसकी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। यस। और जब भी खुदा न ख्वास्ता अचानक से खुशी की खबर या अचानक से गम की कोई शदीद खबर, तो आपके जो दिमाग की जो प्रोसेसिंग होती है ना उसको स्टर्न कर देती है। ठीक है। आप उस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको उस वक्त आप मॉनिटरली शॉक में चले जाते हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन में, उसकी वजह से वो तो उसके ब्लड प्रेशर की वजह से फिर ये इशू हो जाता है। उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर आपके दिल की वसाइल भी पुराने चल रहे होते हैं, वो भी इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं साथ साथ। ओके। तो उसकी वजह से फिर आपको अचानक से उसके इलामात की फालिज हो गया, ये चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से प्लीज़ बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि बहुत से लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की तरफ जाना है। वो ये समझते हैं कि आज ब्लड प्रेशर ऊपर होगा तो मेडिसिन ले लूँगा, कल ठीक है तो कल नहीं लूँगा, दिल किया तो मेडिसिन ले ली, दिल किया तो मेडिसिन नहीं ली। ये हमारे ज़्यादातर मरीज़ों का यही मसला है कि वो ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि बस एक वक्त की दवाई ले ली, बस ठीक हो गया, बस ख़त्म। हालांकि ब्लड प्रेशर जो है ये एक ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसको आपने मैनेज करना होता है। उसमें आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और साथ में मेडिकेशन, ये आपने लाइफ लॉन्ग ये आपने चीज़ें ताकि आप उसे मैनेज कर सकें। आपने उसको बस कंट्रोल में रखना है, मैनेज रखना है। बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तकरीबन फ़िलहाल आजकल मुमकिन नहीं है। ओके। आपने सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं। मिर्गी एपिलेप्सी, क्या रीज़न होती है इसकी? क्या जेनेटिक्स इन्वॉल्व हैं इसमें या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? बिकॉज हम ये देखते हैं कि इट रन्स इन फैमिली समटाइम्स, पूरी फैमिली में लोगों को हो रहा होता है। सर एपिलेप्सी का जो है ना उसमें जेनेटिक फैक्टर भी उसमें एक है, लेकिन उसके अलावा आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसमें आ जाते हैं, और आपकी इंडिविजुअली भी उसमें होता है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि आप उनमें उनके टेस्ट करते हैं, वो चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम उसमें नज़र नहीं आ रही होती। तो वो तो उसमें जो दिमाग में जो केमिकल बैलेंस होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उस वजह से वो चीज़ें होती हैं। ओके। डिप्रेशन ये हमारी दिमागी सेहत को कितना मुतासर करता है और इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं? डिप्रेशन हमारे दिमाग को ना नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। जितना आप डिप्रेशन में जाएंगे उतना ही आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, अच्छा करने की सलाहियत है, अपने आप के साथ अच्छा करने और फैमिली के साथ और माशरे के साथ, वो सलाहियत आपकी कम हो जाती है, और आप कुछ नया सीखना वो अवॉइड कर देते हैं, कोई नया ट्राई करना वो चीज़ें छोड़ देते हैं, और ओवरऑल आपकी जो जब आप डिप्रेशन में होते हैं या तो आप कम खाएंगे या आप ज़्यादा खाएंगे, आप कम सोएंगे या ज़्यादा सोएंगे, तो बिल्कुल आपकी रूटीन एक प्रोडक्टिविटी को आपको सीवियरली इफेक्ट करता है। ओके। हम अक्सर भूल जाते हैं। अम्मी ने 4 चीज़ें बताई थी लेकर आनी है, मैं 2 लेकर आया, 2 मैं भूल गया। ये क्यों होता है? एट द सेम टाइम हम अक्सर बात करते करते ब्लैंक हो जाते हैं। जो बात हमें करनी होती है, इवन हम शो करते हुए भी मैं और सबीन समटाइम्स ये होता है, जोन आउट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसमें सर हमारा जो मेन ब्रेन का जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, उसमें थोड़ा सा हम हो जाते हैं, क्योंकि अभी ब्रेन का ये ना कि आप एक प्रोसेस में चल रहे हैं तो यू आर कैरी ऑन विद इट, लेकिन जब भी आप एक प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें दरमियान में कोई दूसरी बात जहन में आ जाती है, तो जो साइकिल होता है, प्रोसेस होता है, उसमें ब्रेक आ जाता है।
ओके। तो जो ब्रेक आ जाए तो फिर आप दोबारा सर्च कर रहे होते कि मैं कौन सी बात के हवाले से मैं कर रहा था या कौन सी चीज़ मेरे माइंड में थी। तो जो 2-3 चीज़ें मिक्सअप हो जाती है ना, वो ये यानी प्रॉब्लम दिमाग में डिफरेंट टैब्स खुल जाते हैं। टैब कर, तो आप एक टैब में होते हैं और दूसरे टैब में आप उसको तो सर्च वो कर रहे जो होते हैं। फोकस की एक्सरसाइजेज होती है अक्सर बताई जाती Mental है exercises। मेंटल एक्सरसाइजेज वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती कोई एक्सरसाइज बता भी दें, बल्कि फोकस इंप्रूव करने के Focus लिए improve- कुछ जोन आउट ना हो, भूले ना, Focus- ये ना हो कि इस्त्री उठाए फ्रिज में रख दे, क्या करें? नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी हो चीज़ें, लेकिन फोकस जो आपने करना है ना, उसके लिए कि जितनी भी आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, ये चेस वगैरह हो गई, ये आप गेम इंपॉर्टेंट हैं, जितनी मेंटल गेम्स हैं वो आप करें। ओके, तो चेस अपने से लिए आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। लास्ट डेफिनेटली वो आपकी माइंड को स्ट्रेटजी, एक फोकस, अंडरस्टैंडिंग, ओके। लार्जर पिक्चर को देखना, ओके। वो सारी चीज़ों का आपको आप वो सीख हेल्प रहे थे करती है। वैसे उस दिन आपने काफ़ी हद तक सीख लिया वैसे, अब मजीद भी आपको अब मैं तो घर जाके आज से बच्चों से रोज चेस खेल कि लेंगे। चेस खेले वो तो ये ज़रूरी कि है। ना, तो जितनी भी बाकी वो आती है ना, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो आता है, चाहे जिस तरह की कोई अफसाने हैं, कोई नॉवेल्स हैं, कुछ तरह की जो कि आपकी थिंकिंग को इवॉल्व करता है। अच्छा, तो रीडिंग से भी बहुत रीडिंग से इफेक्ट बहुत पड़ता है। इंपॉर्टेंट सही, है। रीडिंग ठीक है। जितना आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपकी जो दिमागी सलाहियत होती है इंप्रूव होती है, आपकी थिंकिंग, आपकी बाकी जो परसेप्शन है, वो सारी चीज़ें उससे इंप्रूव होती डॉक्टर हैं उससे। सोशल मीडिया, हम इमोशंस के रोलर कोस्टर से गुजर रहे होते हैं, एक रील हैप्पी, दूसरी रील सैड, तीसरी ट्रैजिक, हम देख रहे होते हैं कि ये हमारा ब्रेन मतलब एक तरह से ऑन गो उस पे होता है हम बस different ठीक है, emotions के साथ डिफरेंट ना। इमोशंस के साथ हमारे दिमाग को ऐसे लगता है रेस्ट ही नहीं मिल रहा। सो ये कितना मुतासर कर रहा है हमारी ब्रेन हेल्थ को? हम समझते हैं कि हम आराम से आ गए, घर में बैठ गए हैं और मोबाइल देख रहे हैं तो हम रेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट रेस्ट। जब भी आप मोबाइल से मारते हैं तो आपका दिमाग रेस्ट पे नहीं है। और ख़ासकर जो आपने बात की मैडम के बार बार कभी खुशी के इमोशन आ रही, कभी गम का, कभी ट्रेजिडी, सारी चीज़ें, तो ये आपके दिमाग के जो सर्किट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने देता। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसमें कनेक्शन बनते हैं, उसमें हार्मोन्स आते हैं, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हैप्पीनेस के अपने केमिकल्स हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी के अपने केमिकल्स हैं। तो जब सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही होती हैं ना, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन वो डिस्टर्ब होता है, हमारे जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी थोड़ा सा, और जो मेन जो इसमें प्रॉब्लम आती है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन स्पैन, ओके। कि हम क्विक रील्स, शॉर्ट हम कोई लेंथी कोई चीज़, कोई प्रॉपर कोई बुक वगैरह वो चीज़ें अवॉइड देख करते रहे, हैं। हम कहते हैं बस इसलिए- शॉर्ट कोई 2 मिनट का में एंटरटेनमेंट हमें मिल रश जाए, चाहिए फौरन फ़ौरन बस ऑन ऑफ ऑन अब ऑफ। मूवीज भी 2x पे देख रहे होते हैं बहुत से लोग। मोस्ट लोग, वो कोई भी नॉर्मल सा मूवी नहीं देखता आजकल, जिससे पहले टाइम वेस्ट हो रहा होता है। डॉक्टर साहब, दिमागी ऑपरेशन से मुताल्लिक एक मिथ पाई जाती है कि जब भी किसी के साथ कोई ऐसा इशू होता है, वो कहते हैं सर्जरी करवाई तो जो सिचुएशन अभी है हम उससे भी चले जाएंगे। ये जो एक डर और खौफ सोसाइटी में पाया जाता है कि दिमाग को लेकर के ऑपरेशन नहीं करवाना, ऑपरेशन करवाया तो अपाहज हो जाएंगे। अब जो इतनी तरक्की हो गई है, व्हाट डू यू थिंक सक्सेस रेशो क्या है दिमागी ऑपरेशन का? हाँ सर, वक्त के साथ साथ दिमाग की सर्जरी में बहुत ही जिद्दत आ गई है। अब हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप दिमाग के रसूली का बिल्कुल पिन पॉइंट उसको आप डायग्नोज कर सकते हैं, उसको आप ऑपरेट करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन बस ये हमारे माशरे में वही अवेयरनेस की कमी है कि उन लोगों को प्रॉपर आगाही नहीं है कि इसको कैसे मैनेज करना है। और दूसरी बात है कि हमारे पास प्रॉपर सेंटर्स नहीं है जहाँ पे दिमागी सर्जरी होती हो। जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें तो थोड़ी बहुत सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क में अभी भी काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, काम करने की ज़रूरत है और इसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट और आएँ, सहूलियात और बड़े हॉस्पिटल्स में बेहतरी हो, लोगों में आगाही हो, उन चीज़ों के हवाले से करने की ज़रूरत है। वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ज़रा ब्रेन ट्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाहूँ क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन हम देख रहे हैं। क्या हर जो ब्रेन ट्यूमर होता है, एक तो ये कितना कॉमन हो गया, इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा, इसकी वजूहात क्या होती है, एंड सेकेंडली क्या हर ट्यूमर कैंसरस होता है या कैंसर में तब्दील होने की सलाहियत रखता है? दिमाग की रसूलियाँ जो है वो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है और एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, और इसमें थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का भी रोल होता है ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से, तो वो भी एक इसमें फैक्टर है। और रही बात कि हर एक ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो कैंसर नहीं होता। ठीक है। उसमें ज़्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन होते हैं, जिनको आप इजीली ऑपरेट करके उनको निकाल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी काफ़ी कम तादाद है जो कि कैंसर होती है, जिसको आपने के हिसाब से मैनेज करना होता है। ओके, सर दर्द ये बहुत ज़्यादा, चूँकि हम देखते हैं कॉमन है, हमने आगाज़ में इस पर थोड़ी सी बात भी की थी।
ज़रा इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं कि आपको सर में दर्द क्यों हो रहा है, बट मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है जिसमें हम देखते हैं कि नौजवानों में सर में दर्द होता है? और जो सर पे आजकल एक कॉन्सेप्ट है जी, आप वो कोई कैप है पहन लें, वो टाइट कैप होती है, उसमें जेल होती है तो बेहतर हो जाता है, या आप लेट जाएं, या आप अपने पैरों को ठंडे पानी में रख लें, ऐसे बहुत से टोटके भी हम कर रहे होते हैं, या फिर वो जो नेशनल गोली ऑफ पाकिस्तान है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या बेहतर होता है इसमें? सर दर्द की जो मेन वजूहत आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो टेंशन की वजह से जो है सर में दर्द होता है, और दूसरा माइग्रेन। ये दो चीज़ें जो है ना बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में आजकल पाई जाती हैं। तो इनका जो मेन इलाज है वो ये कि आप स्ट्रेस से थोड़ा सा उसको अपना मैनेज करें, अपनी एक्सरसाइज थोड़ा सा करें, थोड़ा सा अपने मूड को अच्छा रखें, अच्छे लोगों में पॉजिटिव ट्रिगर फैक्टर को आपने अवॉइड करना है, तेज़ शोर से, एंग्जाइटी, सडन गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, इन चीज़ों से अपने आप को, और स्लीप और रेस्ट और डाइट, ये आपकी अपनी डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। टेंशन तो आसपास होती है समहाउ, लेकिन हमें मैनेज करना होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। इस दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे थे ओवरऑल कैसे आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बिलखुसूस ये ब्रेन दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो कि कंट्रोल करे आपकी पूरी बॉडी को, हर ऑर्गन को, उसका कैसे अपना ख्याल रखना है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, आपके सामने एकदम से एक गाड़ी है जो कि आपकी फेवरेट गाड़ी हो, वो गाड़ी की लेट्स सपोज प्राइस मार्केट में हो 60-70 लाख, और आपको वो कहें जी गाड़ी आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की, तो फ़ौरन से आप कहते हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। सो मालूम होता है अच्छा वो NCP, नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी। इसी तरह से आपने एक पेज देखा होगा जिसमें हम मोस्टली ये देखते हैं कि क्वेटा में जी हमारा एक पूरा वेयर हाउस है और हमारे पास सामान आया है और पूरी दुनिया से सामान आया है, इसमें ये फ्रिज है, ये AC है, आप बस बुक करें, और वो होता है 15,000, 20,000, 30,000। आप कहते हैं इतना सस्ता। सो बहुत से लोग लालच कर जाते हैं, आई वुड से दिस वर्ड एक्चुअली, वो बुक कर लेते हैं। उसमें वो कहते हैं जी आपको पहले प्राइस पे करनी होगी और उसके बाद वो सामान मोस्टली नहीं आ रहा होता है। इसके साथ साथ कभी अपने ऑनलाइन ख़रीदारी करते हुए किसी अगर और मुल्क से कोई चीज़ मंगवाई है, कोई आपको कॉल करके कहता है कि आपका सामान तो आ गया लेकिन कस्टम क्लियरेंस नहीं हुई है, इसमें आपको पे करना होगा इतना, तो इसमें क्या मामलात होते हैं, आज इस सारे मौजूद हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बासित मकसूद अब्बासी साहब ने, चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया। ज़्यादा किस किस्म का जो मैं फ्रॉड का टर्म ज़रा यहाँ यूज़ करूँगा जो आपने देखा है कि जो हो रहा होता है शहरियों के साथ, फिर हम आएंगे जो ज़रा धोखा हो रहा है सब कुछ, लेकिन फ्रॉड जो हो रहा होता है किस तरह से हो रहा होता है? एक तो जिस तरह आपने जिक्र किया ना, जो लोग बाहर से आते हैं और वो अपना सामान लेके आते हैं, समटाइम्स वो सामान बुक करवा देते हैं। अगर आप के पास अकम्पनीड बैगेज में इतनी गुंजाइश नहीं है तो आप सामान बुक करवा देंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको कॉल आएगी एयरपोर्ट से या किसी भी जगह से कि जी वो हम एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं और आपके ऊपर सामान के ऊपर इतनी कस्टम्स ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती या गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं लगते और बाकी इदारों की पेमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये तय करना कि जी वो वाकई जितनी वो पेमेंट मांग रहे हैं, समटाइम्स वो आपको ऑफर करेंगे कि जी आप इतने पैसे दे दें तो हम आपको क्लियर करवा के घर पहुंचा देंगे। ठीक है। अब उसमें देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपसे वो 2 लाख रुपए मांग रहा है तो हो सकता है गवर्नमेंट की ड्यूटी एंड टैक्सेस खाली 60,000 रुपये हैं या 70,000 रुपये हैं, और वो बंदा किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का मुलाजिम नहीं होगा। वो हो सकता है जो प्राइवेट लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टर्मिनल्स में डिफरेंट किस्म की और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके साथ किसी की उसकी बातचीत हो। तो आप ये जो हमारे सिटीजन हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ये हमेशा वेरीफाई कर लें किसी भी हमारे तमाम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, और इंक्लूडिंग कस्टम्स, एयरपोर्ट्स पे वहाँ पे पैसेंजर फैसिलिटेशन काउंटर बने हुए हैं, हमारा जो एयर फ्रेट यूनिट है आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन पे ही आपको बेसिकली वो बता देंगे, गाइड कर देंगे कि जी आप यहाँ जाएं, और आपको ये एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि जी हमारी सामान पर ड्यूटी टैक्सेस गवर्नमेंट के जो हैं वो कितने हैं और हमने कितने अदा करने। बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरा फ्रॉड जिसका आपने जिक्र किया कि जो वेबसाइट वाला है या जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप, आपको एक मैसेज आया पॉप इन होता होगा कि जी नॉन कस्टम पेड चीज़ें ख़रीदने के लिए रब्ता करें। अब इसमें मोस्टली यानी हमने काफ़ी लोग पकड़े भी हैं, काफ़ी सारे इस किस्म के बस्ट भी किए हैं, बट स्टिल ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इनके दरमियान एक वो चलती रहती है। लेकिन बात यह है कि हर बंदे को ख़ुद ये सोचना चाहिए कि जब आप किसी बगैर क्रेडिबिलिटी के आप उसको पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
अगर तो कोई वेबसाइट ऐसी है या कोई ऐसा इदारा है जो नोन है, वेल रिप्यूटेड है, कोई कंपनी है जो कि आपको सामान देती है और आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपको पहुंच जाता है, तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अननोइंगली इस तरह बिल्कुल ही किसी उसको आप पेमेंट कर देंगे तो वो आप जैसे हज़ारों लोगों से वो नंबर यूज़ करके या सैकड़ों लोगों से कुछ पेमेंट्स ले लेगा, उसके बाद नंबर बंद करके भाग जाएगा। क्यों? अक्सर ऐसे फ्रॉड्स क्योंकि हमने देखे भी हैं, जी। थ्रू आउट हो रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, बट ध्यान उसके ऊपर नहीं दिया जा रहा होता। तो किसी इंडिविजुअल को कभी पैसे सेंड ना करें, नो मैटर व्हाट, जितनी अच्छी रेपुटेशन हो कंपनीज को आप कर सकते हैं। जी मतलब कंपनीज वेल रिप्यूटेड। अब आप जानते हैं कि जैसे फैशन इंडस्ट्री में, कपड़ों में ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन आपको तो वो बंदा ऑफर कर रहा होता है कि जी हमारे पास स्मगल चीज़ें मौजूद हैं, नॉन कस्टम पेड और इंतहाई कम प्राइस। अब मुझे आप ये बताएं कि आईफोन को अगर आपको कोई कह रहा है कि 80,000 रुपये में, आईफोन तो एप्पल कंपनी 80,000 रुपये में नहीं दे सकती किसी को, मतलब कोई बंदा कैसे दे सकता है नॉन कस्टम पेड। और इन फ़ोन्स पे ख़ास तौर पर फ़ोन्स पे उस तरह कस्टम ड्यूटी है ही नहीं, वो पीटीए के चार्जेस हैं, वो टैक्सेस किसी और तरीके से प्रोसेस होते हैं। अब ऑनलाइन आपने पेमेंट करनी होती है और उसके बाद आपका फ़ोन ऑन होता है, और जब तक वो नहीं होगा पीटीए के उस प्रोसेस से आपका फ़ोन आप काम में नहीं ला सकते। ऐसा ही है। तो अब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको मार्केट में जो फ़ोन या जो एप्पल कंपनी या जो सैमसंग है वो वहाँ 5 लाख रुपए का दे रहे हैं और टैक्सेस के साथ वो 6 लाख का है या 4 लाख का है और वो आपको 50,000 रुपये मिल जाए, इट इज़ अनथिंकेबल। तो थोड़ा सा मतलब इसमें कॉमन सेंस भी यूज़ करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ जो मुमकिनात में से नहीं है वो कैसे हो सकती है। लेकिन वो एंड में लालच आ जाता है ना, जैसे श्वेत ने पहले जिक्र किया कि हम फौरन लालची हो जाते हैं कि अच्छा ये तो सस्ती चीज़ मिल रही है, और वो भी वैसे सोचने की बात है इतनी सस्ती आपको कैसे मिल सकती है। तो सस्ती और इम्पोर्टेड, फिर उसमें एक वो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देते हैं कि इम्पोर्टेड। अच्छा, इसमें यह भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने लोकल बना के उसके ऊपर भी स्टैंप लगा के, तो वो इसमें भी ये कर रहे होते हैं। तो इट इज़, और ख़ास तौर पे ये जो इस किस्म का जो फ्रॉड है कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू हो गए या इस किस्म की चीज़ें, समटाइम्स वो एक्चुअल में नहीं होती। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप जब भी मार्केट जाएं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप कोशिश ये करें कि आप जिस बड़ी शॉप से भी सामान ले रहे हैं, इवन इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं हमारे, तो वहाँ कम से कम ये इंश्योर करें कि ये सामान लीगली इम्पोर्टेड है। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस इशू किए हैं, उस रेगुलेशन के मुताबिक जो भी इम्पोर्टेड चीज़ आएगी, चाहे वो खाने पीने की भी हो, उसके ऊपर कंटेंट्स लिखना ज़रूरी है। उसके ऊपर उर्दू में उसके कंटेंट्स होने चाहिए, उसके ऊपर हलाल की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जो ये चीज़ें, इवन चॉकलेट्स, ये जो नूडल्स मिलते हैं, इस किस्म की चीज़ें आपने देखी होंगी शेल्फ पे पड़ी, अगर उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो स्मगलिंग के रूट से लाई गई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर, क्योंकि आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भी बात की, उस लिहाज से भी अक्सर हम यही कहते हैं कि अब वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ कि कोई ऐसा प्रोसीजर है कि वहाँ भी चेक किया जाता हो कि चीज़ जो है वो एक प्रॉपर वे में आ रही है ख़ुद से। यहाँ पे लाइक मेड इन पाकिस्तान अगर है, क्योंकि मैं मेड इन पाकिस्तान, इस हमारे प्रोडक्ट्स भी ज़ाहिर है बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर एक बहुत गलत तरीके से भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे होते हैं और उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे होते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि वो प्रोडक्ट उस तरह का नहीं होता जो आप खुद जाकर बाहर से लेकर आते हैं या जो प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलता है। तो ये मैं वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। इसमें कैसे मेक श्योर किया जाए, या इतना चेक एंड बैलेंस होता है और हमारा वहम होता है ये? देखिए, नहीं, बात यह है कि चेक एंड बैलेंस तो गवर्नमेंट के तमाम एजेंसीज़ की तरफ से होता है, लेकिन ये तो एक अज़ल से एक चपकलिश चली आ रही है ना। बदी और नेकी की जंग तो ख़त्म हो नहीं सकती, मतलब ये तो चलती रहेगी जब तक ये दुनिया है। वो डिफरेंट तरीके से जुर्म होते रहेंगे और जो जराइम को कंट्रोल करने की एजेंसीज़ हैं वो उनको काउंटर करने के तरीके भी करती रहेंगी। अब इसके अंदर किसी वक्त ज़्यादा हो जाता है, किसी वक्त कम हो जाता है, बट एज ए सिटीज़न जो यूज़र्स हैं उनको भी ये देखना चाहिए। मसलन अगर आप किसी ऐसी जगह से ले रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जो ख़ास तौर पे आपने जो बात की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ऐसे स्टोर से लें जहां आपको पता हो कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। और किसी भी इंपोर्ट की कोई मालूमात लेना मुश्किल नहीं होता, आपको पता लग सकता है कि कौन सी जो एजेंसियाँ हैं या कौन से जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ये अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। जो अपनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो यूजुअली उनके पास प्रोडक्ट्स ठीक होती हैं। और बाकी जो आप अगर किसी जगह से, अगेन वही प्राइस का चक्कर है कि अगर कोई चीज़ 2,000 रुपये की है और वो कहीं से आपको 1,500 की मिल रही है, तो आप वो आपको कहेगा कि जी ये हमारे पास ज़्यादा आ गई, हमने आपको सेल में डाल दी। नहीं, मतलब वाई वुड ही ऑफ़र यू, मतलब क्या ऐसी चीज़ है कि मुझ में ऐसा क्या लगा हुआ है कि जी मैं जाऊँ और 2,000 रुपये की चीज़ वो मुझे 1,500 रुपये में, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। और इस पे जो ईटेबल्स हैं उस पर तो मैं
एक और बात करूंगा कि जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसके असरात हो सकते उस हैं। पे ये तक नहीं लिखा होता एक्सपायरी डेट क्या है। जी, और जो रेगुलर इंपोर्ट होती है ना, उसके अंदर हेल्थ की सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। अब ये जिस रूट से गुजर के आ रही होती है, कभी आप वो देख लें वीडियो क्लिप्स में कि जिन जिन रास्तों से ये गुजर के आ रहे होते हैं, वहाँ तो हेल्थ के कंसर्न्स का देखना या सर्टिफिकेशन। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि ये जो स्मगलिंग की चीज़ें किसी एक ने ख़रीद ली किसी खास क्वांटिटी में, अब जब तक उसकी बिकेगी नहीं, फ़र्ज़ करें उस रूट पे सख्ती है या कोई ऐसी चीज़ है वो नहीं ला पा रहा, वो छुपा छुपा के उसने लाना है, तो वो हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट उसने खरीदी है जिसकी 6 महीने की एक्सपायरी थी, वो अगले 1.5 साल तक उसको बेच ही नहीं सका। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं करेगा कि वो उसको तल्फ कर देगा कि जी ये वो बेचेगा, वो चाहे 3 साल बाद भी बेचेगा। उसने क्या करना है, उसने एक मिटा देना है। उसने मिटा देना है, उसने कोई चीज़ चेंज करनी है और उसने उस चीज़ से, और वो जिस प्रोसेस से गुजर के आई होती है, मसलन स्किम्ड मिल्क है या इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए कुछ चीज़ों के लिए खास किस्म का टेम्परेचर चाहिए होता है। जी, बिकॉज हम देखते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स ईरान से बहुत ज़्यादा स्मगल भी हो रहे होते हैं और ज़रा एक प्रॉपर रूट से भी आ रही होती है। जी बिल्कुल। अब उस पर लिखा ही नहीं होता, और जिस तरह से वो रखी होती है, आई वाज शॉक्ड कि जिस टेम्परेचर में इसको रखा हुआ है ये कैसे इस्तेमाल होगा, बट लोग ले रहे होते हैं। जी, तो वो इसीलिए जो इस किस्म की चीज़ें वो तो आप इस अकाउंट पे भी रिजेक्ट कर दें, और उसके बजाय जैसे इन्होंने बात की कि आप जो लोकल कोई बनी हुई चीज़ है वो आप ख़रीद लें, और वो ज़्यादा बेहतर होगी। कम से कम उसका ये तो पता होगा कि ये फ्रेश है, ये बनी हुई है, इसका जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे हैं। उसका तो ये नहीं पता कि वो किस रास्ते से गुजर के आई है, किस इन्वायरमेंट से गुजर के आई है, और प्लस कितने अरसे की पड़ी हुई है। तो ये एक्सपायर्ड होती हैं समटाइम्स, पता नहीं होता आपको। अगर किसी के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए, मैं भी एक्सपायरी के अलावा बात करूँ कि जैसे आपने किसी पेज से कोई ऑर्डर कर दिया और मालूम हुआ कि फ्रॉड था, आपने पैसे भी दे दिए, सो व्हाट इज़ द वे, हम कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे पेजेस के खिलाफ क्या एक्शन होता है? देखिए, वो तो गवर्नमेंट का एक इदारा है, पहले FIA के पास था, NCCI के पास है, आप उसी को रिपोर्ट करेंगे। जो भी ऑनलाइन या साइबर क्राइम का फ्रॉड होगा वो उसी को रिपोर्ट करेंगे। हाँ, एडिशनली आप जैसे आपने पेज का जिक्र किया, कोई कहता है कि जी कस्टम्स की नॉन कस्टम पेड चीज़ें दस्तयाब हैं, सस्ती हैं, फलाना पेज चल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट आप हमें भी कर सकते हैं। वो हमारी फॉर्मेशन को भी, और हमने ऐसे कई लोग पकड़े भी हैं, मतलब किसी ने लगा दिया कि जी मेरे पास सिगरेट मौजूद हैं, स्मगल सिगरेट, और मैं इतने सस्ते दे रहा हूँ या दे सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ, तो ऐसे कुछ लोगों को हमने पकड़ा भी है। तो एडिशनली आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया है या किसी नंबर से आपको कोई ऐसी चीज़ आई है कि जिस पे आपको लग रहा है कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होगा, तो वो तो आप NCCI को भी रिपोर्ट कर दें, और साथ में एडिशनली हमें भी कस्टम्स की खासतौर पे इन्फोर्समेंट फॉर्मेशन को ज़रूर रिपोर्ट कर दें, सो दैट कि हम भी अपने फॉर्मेशंस को कह सकें कंसर्न को, और उसके खिलाफ कोई एक्शन अगर हो सकता है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकें बजाय इसके कि वो किसी के साथ फ्रॉड कर दे। ओके, शहरों में मौजूद NCP गाड़ियाँ, कितना हमने एक्शन किया इसके खिलाफ, और स्टिल क्या मौजूदगी है उनकी? जी, मौजूदगी तो है, ज़ाहिर है जो गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं वो तो हैं, लेकिन हमने बहुत, यानी इस सैकड़ों की तादाद में इस साल भी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, पिछले साल भी पकड़ी गई हैं। और वो NCP गाड़ियों का अगेन इशू ये है कि वहाँ गवर्नमेंट के जो ड्यूटी टैक्सेस हैं जो इंपोर्टेड गाड़ियों पे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। अब उस वजह से वो एक अट्रैक्टिव ऑफ़र बन जाती है किसी के लिए भी, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जो एक ट्रेंड सा बन गया कि जी जापानी गाड़ी है, जर्मनी की गाड़ी है, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, टोयोटा लैंड क्रूजर्स हो गई, प्राडो हो गई, ये BMW वगैरह, तो वो इस वजह से अब एक बंदा ये सोचता है कि यार मैं तो ये गाड़ी अगर लीगली इंपोर्टेड खरीदूंगा तो शायद 2 करोड़ रुपए की होगी, मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो अगर मुझे 50-60 लाख रुपए की मिल रही है तो मैं यूज़ कर लूँ। लेकिन उसके अंदर जो उनको लालच दिया जाता है, उस पर हमेशा ये लोग, हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, इनको ये देखना चाहिए कि एक तो आप एक इलीगल चीज़ कर रहे हैं, मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ है। अगर आप पकड़े गए तो ना सिर्फ यह है कि आपकी गाड़ी जाएगी, बल्कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, और जो एक उसका अपना एक इम्पैक्ट आपको भुगतना पड़ेगा। अब दूसरा ये है कि ये लोग आपको ये लालच देंगे कि जी ये गाड़ियाँ रजिस्टर हो जाएंगी, ये गाड़ियाँ हम ऑक्शन में आपको क्लियर करवा देंगे, ये गाड़ियाँ ड्यूटी जो रेमिशन की कोई स्कीम आएगी, एमनेस्टी स्कीम आएगी। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो विदाउट एनी बेसिस हैं। ओके, इस वक्त लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप NCP गाड़ी पकड़ लें तो उस गाड़ी को आपके हवाले नहीं किया जा सकता, लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं। लेकिन क्या किसी के पास अगर NCP गाड़ी है या किसी ने खरीदी है, कोई प्लान कर रहा है कि मैं NCP गाड़ी ले लूं और मैं लीगलाइज करा लूं, क्या ऐसी कोई? नहीं, लीगलाइज कराने का कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ही नहीं। एक दफा जब्त कर ली तो कर ली। जी, नहीं, मैं जब्त से पहले की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैं NCP गाड़ी लेता हूं और मैं प्रॉपर इदारों से जाके इसको करा लूंगा लीगलाइज, तो नहीं, तरीका ही नहीं, ऐसा तरीका ही नहीं। वो गाइड ये करते हैं आप ले लें,
हम स्पेशली गाड़ी पकड़वाएंगे आपकी, फिर वी हैव सोर्सेज, वो आप ऑक्शन में जाएंगे और वही गाड़ी आप खरीद के ले आएंगे। एग्जैक्ट, ये जो फिनोमेना है ये समटाइम्स एक शॉर्ट लिव्ड अरसे के लिए किसी एक जगह पर जहां कुछ कनाइवेंस हो वहां तो चल सकता है ठीक 2-4 माह के लिए, बट इस वक्त जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि कोई वे नहीं है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर आपको कोई ये कहता है कि ऑक्शन में मैं गाड़ी दिलवा दूंगा, आप खरीद लें एनसीपी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, वो पकड़ी ज़रूर जाएगी। अगर किसी ने आपसे सरेंडर करवा दी है, ज़ाहिर है अगर एनसीपी गाड़ी कस्टम्स के किसी यूनिट के पास आ गई है, वो उस पर केस सीजर बनाएगा, उसको ऑक्शन में डालेगा, बट दैट विल बी एन ओपन ऑक्शन, वो सबके लिए होगा। जी सबके लिए। और अभी तो हम ई ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब तो हमने उस चीज़ का वो जो एक था ना कि जी बिडर्स का एक ग्रुप होगा, वही बिड करेगा। अभी लास्ट टाइम हमने बलूचिस्तान से गाड़ियां मंगवा के इस्लामाबाद में ऑक्शन की। ओके अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता, वो वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा कब मालूम होगा कि किस दिन ऑक्शन होने, बिकॉज गाड़ियों के शौकीन अफराद बहुत इंतजार कर रहे होते हैं कि अच्छी गाड़ियां मिल रही होती हैं। जो आपने कहा है कि अब ई ऑक्शन होगा, जी, सो इसकी डिटेल्स अगर बता दें कि इसकी डिटेल ये है कि हम ये अब अनकरीब इस चीज़ को लॉन्च कर देंगे कि जी जब कोई गाड़ी पकड़ी जाएगी और उसके खिलाफ जब वो राइप हो जाएगी फॉर डिस्पोजल आफ्टर कन्फिस्केशन, तो उसको जब ऑक्शन में डाला जाएगा तो वो ई ऑक्शन के ज़रिए आएगा। और पाकिस्तान में कोई भी बंदा कहीं भी बैठा हुआ, चाहे गाड़ी कराची में खड़ी है, लाहौर में खड़ी है, और उसकी एक सर्टिफिकेशन हम साथ अटैच करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट जो थर्ड पार्टी है उसकी सर्टिफिकेशन होगी कि जी ये गाड़ी, जैसे आपने देखा होगा जापान में गाड़ियां ऑक्शन में खरीदते हैं तो उसकी ग्रेडिंग होती है, बिल्कुल 5 ग्रेड है, 4.5 है, 4 ग्रेड है, तो इसकी बेस पर एक सर्टिफिकेट उस गाड़ी के साथ भी लगा होगा, तस्वीरें होंगी उसके अंदर की, उसके बाहर की, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस गाड़ी की क्या कंडीशन है, क्या मॉडल है, सो दैट कि आप बिड कर सके। तो आप अपने घर पे बैठे भी बिड कर सकते हैं। आप टाइम होगा उसका कि इतने, जी टाइम होगा, उसका टाइम होगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने बिड करनी होगी। आप लास्ट जो बिड जब टाइम खत्म हो जाएगा तो जो हाईएस्ट बिडर होगा ज़रा वो ले जाएगा। सो ये ऐप के थ्रू होगा? जी ऐप के थ्रू होगा। और ऐप हमारा जो अपना वेब सिस्टम है ना, वेब ऑनलाइन सिस्टम है, उसके ज़रिए। तो ये अनकरीब जब लॉन्च होगा तो इसकी ज़ाहिर हमने काफ़ी उसकी एडवर्टीजमेंट भी करनी है, लोगों को बताना भी है कि जी अब आप ई ऑक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है इसके अंदर भी मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से जो आपके नाजरीन हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस किस्म की किसी भी चीज़ में ना पड़ें, क्योंकि कोई देयर इज़ नो प्रोसीजर कि आप अगर एनसीपी गाड़ी ले लेते हैं तो वो लीगलाइज नहीं हो सकती, उसका कोई प्रोसेस नहीं है। इवन आप ड्यूटी टैक्सेस एंड फाइन एंड पेनल्टी पे करने पे भी राजी हैं तब भी नहीं होगी, क्योंकि ये एमनेस्टी स्कीम कभी कभार, यानी लास्ट टाइम 2012-13 में आई थी, अब उसके बाद आज 2026 है, 13 साल से तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अलाउ किया हो। तो फिर हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि जी वो कहें कि जी अब ये हम स्कीम में करवा देंगे या आपको फाइन करवा देंगे। और रजिस्ट्रेशन को भी चेक कर लें, रजिस्ट्रेशन को चेक इस तरह कर लें कि समटाइम्स वो जाली रजिस्ट्रेशन होती है, और समटाइम्स रजिस्ट्रेशन वो ठीक करवा देते हैं आपको किसी पाकिस्तान के दूर अफ्तादा मकाम से, क्योंकि जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन का गाड़ियों का निज़ाम है वो पूरे पाकिस्तान का एक जगह पे ऑनलाइन नहीं है, इट इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो वो हर जगह, तो वो किसी भी छोटे जगह पर आपकी गाड़ी अगर रजिस्टर भी उन्होंने करवा दी है, यानी आपको वो डॉक्यूमेंट सही दे दिया है। ऐसी हमने सैकड़ों गाड़ियाँ पकड़ी हैं कि जो रजिस्टर सही थी लेकिन एनसीपी थी, वो उसकी गाड़ी की, आप जब भी इंपोर्टेड गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप कस्टम के किसी भी ऑफिस से, और वो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आप उसको गाड़ी का चेसिस नंबर बताएंगे, वो आपको हमारे सिस्टम से बता देगा कि ये गाड़ी लीगली पाकिस्तान के किसी कस्टम स्टेशन पे इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई। और अगर वो इंपोर्ट नहीं हुई तो वो चाहे जितनी भी सस्ती है, जितनी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आपको लग रही है, डोंट इंडल्ज इनटू दैट। और ये देखें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी, अवेयरनेस तो मैं क्या ही कहूँ, इतनी मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें लॉज बड़े क्लियर हैं हमारे, और हम देख रहे होते हैं कि आए दिन हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, लेकिन अवेयरनेस इस पर्सपेक्टिव से कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, आपको कोई धोखा ना दे दे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो करें, नो मैटर व्हाट, लालच में ना आएँ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा, और आपका जो आप फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे डबल आपका नुकसान हो जाएगा। सो कवानीन जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि एक मुल्क एक सही तरीके से चल सके। बिल्कुल। एक छोटी सी बात अगर और आप ऐड कर दें, अक्सर सभी जब हम बाहर से सफ़र करके आ रहे होते हैं तो हमें वो आते हैं ना मैसेजेस कि आप ये भी ले आएँ, आप ये भी ले आएँ, तो हम ये सोच रहे होते हैं हम ले तो आएँ, लेकिन ये ना कस्टम वाले में कि हाँ जी भाईजान किधर। सो क्या क्राइटेरिया है? अभी तक वो लिस्ट है कि ये लिस्ट है जो आप नहीं ला सकते, लाएंगे तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और ये आप ला सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में ला सकते हैं? देखें, जो भी चीज़ आप पर्सनल यूज़ के लिए लाते हैं ना, उस पर अमूमन कस्टम्स के ड्यूटी टैक्सेस नहीं होते। जो कमर्शियल क्वांटिटी में आप लाएंगे वो होगा। मसलन
में जैसे गोल्ड और ज्वेलरी के बारे में एक बड़ी वो होती है कि जी हम कितना गोल्ड लेके जा सकते हैं। गोल्ड बार्स आर नॉट अलाउड, ठीक वो आप मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते, ला भी नहीं सकते। नहीं, ज्वेलरी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ज्वेलरी उतनी लेके जा सकते हैं जितनी आपकी पर्सनल कंजम्पशन। अब पर्सनल कंजम्पशन का ये मतलब नहीं है कि 2 पैसेंजर, बेशक वो लेडी पैसेंजर हैं तो वो 40-40 चूड़ियाँ और 50-50 सेट उनके पास हैं, जिसका मतलब है कि वो पर्सनल यूजेज का मतलब है जितने आपने एक टूर, अगर आप 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1-2 जो आपने सेट किया, कुछ बेंगल्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो भी एक यूज़ करने नॉर्मल क्वांटिटी में। और लाने में भी यही है, अगर आप उसको पर्सनल यूज़ की कोई चीज़ है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहनी हो तो ठीक है, सामान में रखी देखिए हो तो पहनी, अगेन सामान में रखी हो तब भी मसला नहीं है, लेकिन अब ऐसे नहीं है कि वो जैसे आपने देखा हो कि कहते हैं ना हमारे तो हमारा कल्चर है, कल्चर यहाँ है, तक हमारे तो दादी ने पहनाया था, हमें तो उतारते ही नहीं है सेट नहीं, ये। अब वो कोई 150 तोले पहन के आ जाए या 200 तोले तो उसका तो इतना अब किसी के पास है भी नहीं। और है तो गड़बड़ है। लेट इट पुट दिस वे। बादशाह, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रा अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हमने सेगमेंट रखा था, वो चाहे एनसीबी गाड़ियाँ हो, मुझे सामान अपने बाहर से लाना हो, या चाहे आपने किसी को ऑर्डर करना हो, चाहे वो ऑनलाइन आप ऑर्डर करें ई कॉमर्स के थ्रू, या आप किसी पेज को देखते हुए आपको लगता है कि फिजिकल स्टोर भी होगा, आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ ऑर्डर करना होता है, या अपने पैसों का बड़ा ध्यान करना होता है, वरना हो जाता है धोखा। धोखे की सूरत में आपने NCCI, और अगर आपको लगता है किसी पेज या किसी ऐसे मामले में आप कस्टम्स को बता सकते हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आपने इदारों को रिपोर्ट करना होता है। आपसे लेंगे इजाज़त, तो दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।